नमस्कार। परत दर परत व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 14 मार्च। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की। वहीं कुछ अन्य संक्षिप्त खबरें भी हैं कि देश में एक चुनाव एक देश के नीति के तहत जो एक कमेटी गठित की गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आज दे दी है, जो कि 18,000 से अधिक पन्नों की लिखी हुई है और उसमें यह सिफारिश की गई है कि एक चुनाव एक देश हो सकता है। इसी तरह से चुनाव आयुक्त की जो 2 सीटें खाली थीं, उन पर नियुक्ति कर दी गई है। एक है ज्ञानेश कुमार, दूसरे हैं सुखवीर संधू। इन दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने के बाद चुनाव आयोग में जो 2 सीटें रिक्त थी चुनाव आयुक्त की, वो कमी पूरी हो गई है और हो सकता है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से लोकसभा के जो चुनाव 2024 में होने हैं, उनकी घोषणा 2 या 3 दिन में की जा सकती है। इस बीच जो एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो डाटा दिया है, वो भी 15 मार्च यानी कि कल तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा में जिन 6 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें कौन कौन हैं। उनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, जो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में। और गुड़गांव से राव इंद्रजीत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे बीजेपी की सीट से। वहीं अंबाला में, जो कि अंबाला के सांसद थे जिनका निधन हो गया था, रतनलाल कटारिया, उनकी जो पत्नी बंतो कटारिया है, उनको टिकट दी गई है बीजेपी की। वो चुनाव मैदान में उतरेंगी। और इसी तरह से भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है और वो चुनाव लड़ेंगे। और अब सिरसा लोकसभा सीट पर जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए हैं बीजेपी में, डॉक्टर अशोक तंवर, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। अब इन उम्मीदवारों को लेकर सवाल ये उठता है कि क्यों इनको उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सिरसा से सुनीता दुग्गल का टिकट कट गया है। क्यों कटा, इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जो करनाल से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती बीजेपी में, आरएसएस में दरी बिछाने के काम से लेकर शुरू हुई थी और उसके बाद ये दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। और उसी का नतीजा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अब केंद्र में सेवाएं लेने के लिए प्रधानमंत्री ने सही साथी चुनने का प्रयास किया है, इसलिए उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो तो अलग बात होगी, लेकिन वो कुछ भी हो चुनाव परिणाम, मनोहर लाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार सत्ता में आते हैं
तो मनोहर लाल को हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति कर दी जाए। और बात करते हैं फरीदाबाद के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर की। तो वो पहले से ही सशक्त हैं अपने क्षेत्र में, इसलिए उनको टिकट दी गई है। और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत भी अपने क्षेत्र में सशक्त हैं, इसलिए उनको टिकट दी गई है। अंबाला में बंतो कटारिया को इसलिए टिकट दी गई है कि वो दिवंगत रतनलाल कटारिया की पत्नी हैं, तो हो सकता है उनको सहानुभूति वोट भी मिले बीजेपी के वोटों के साथ। इसके अलावा धर्मवीर सिंह को भिवानी से फिर चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि पहले ये चर्चा था कि धर्मवीर सिंह की शायद टिकट कट जाए, क्योंकि धर्मवीर सिंह चाहते थे कि वो एमएलए का चुनाव लड़ें। खैर, देखते हैं क्या नतीजा आता है। बात करते हैं अब सिरसा लोकसभा सीट की कि डॉक्टर अशोक तंवर को बीजेपी ने टिकट क्यों दिया और जो मौजूदा सांसद थी सुनीता दुग्गल, उसका टिकट क्यों कट गया। सुनीता दुग्गल इस क्षेत्र में पहली बार सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कमल के फूल को खिलाने के लिए आई और वो कमल का फूल खिल भी गया। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि सुनीता दुग्गल का टिकट इस बार कट गया। सुनीता दुग्गल वैसे तो इस क्षेत्र में यदा कदा आती रही हैं, लेकिन अधिक सक्रियता उनकी पिछले 3-4 महीनों में ज़्यादा दिखी। हालांकि उन्होंने सिरसा में रेलवे विस्तारीकरण में अच्छा काम किया। वो एक अच्छी गायिका भी हैं, अच्छा भजन गा लेती हैं, शब्द कीर्तन कर लेती हैं, अच्छा एक वक्ता के रूप में एक भाषण भी दे सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं और एक आईआरएस अफसर रही हैं। और उन्होंने अपने आईआरएस से वीआरएस लेकर चुनाव मैदान में उतरी, राजनीति में उतरी थी। रतिया से उन्होंने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो पराजित हो गई थी। 2019 में उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उस वक़्त अशोक तंवर कांग्रेस में थे और वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी थे। उस वक़्त उन्होंने अशोक तंवर को पराजित किया और जीत दर्ज कराई थी। लेकिन सुनीता दुग्गल के जो मनोहर लाल खट्टर के साथ वैचारिक मतभेद रहे। दरअसल सुनीता दुग्गल शुरू से ही बीजेपी हाईकमान के नेताओं के साथ अपने तालमेल बिठाए रखी थी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, चाहे राजनाथ सिंह हों। ज़्यादातर उनका दिल्ली दौरा रहता था। सिरसा में कभी कभार जब भी कोई कार्यक्रम होता तो वो आती थी, लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र के जो सभी गांव थे, उन गांव में वो अधिक धन्यवाद तक का दौरा भी नहीं कर पाई थी। बहुत बड़ा एरिया है, वो नहीं जा सकी थी, जिसकी वजह से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सुनीता दुग्गल के प्रति कोई ऐसी हमदर्दी नजर नहीं आ रही थी। बीते साल जब अमित शाह जब सिरसा में रैली में आए थे, तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा भीड़ जो होनी चाहिए थी वो नहीं नज़र आई, जिससे अमित शाह ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि सुनीता दुग्गल की लोकप्रियता यहाँ कम हुई है, इसलिए भी उनका टिकट कटना तय था। इतना ही नहीं, जब भी मीडिया पर्सन से
बातचीत होती थी सुनीता दुग्गल की, और जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि क्या आप इस बार भी सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहेंगी, तो उनका यही जवाब होता था कि अगर पार्टी हाईकमान आदेश देगी तो अवश्य लड़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहती रही थी कि उनका मन करता है कि इस बार विधायक का चुनाव लड़ें, विधानसभा का चुनाव लड़ें। तो इससे भी उनको अंदेशा हो गया था कि हो सकता है इस बार उनकी टिकट कट सकती है। खैर, ये तो था सुनीता दुग्गल का परिचय, क्यों उनकी टिकट कटी। अब बात करते हैं डॉक्टर अशोक तंवर की कि उनको बीजेपी ने टिकट क्यों दी। डॉक्टर अशोक तंवर निसंदेह एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, शिक्षित हैं, और छात्र जीवन से ही वो राजनीति में उतरे हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी दोस्त रहे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। सिरसा में वो जब आए थे 2009 में, सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों के अंतराल में ही वो एक पैराशूट उम्मीदवार के रूप में उतारे गए थे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, और उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन उसके बाद वो भी धीरे धीरे कांग्रेस की गुटबाजी में फंसते गए, और ऐसे फंसे कि अंततः उनको कांग्रेस से किनारा करना पड़ा, और अपना फ्रंट भी बनाया उन्होंने। लेकिन वो फ्रंट में भी कोई ज़्यादा जब कोई उत्साह नहीं मिला तो वो टीएमसी में चले गए। टीएमसी में भी जब उनकी सियासी दाल नहीं गली तो वो आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया था, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ उनको वहाँ उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, और उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, उनका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी में जब वो थे तो अक्सर जब उनसे मीडिया पर्सन पूछा करते थे कि क्या आप सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, तो उनका भी यही जवाब होता था कि वो चाहते हैं कि इस बार कोई नया चेहरा आए। उनका भी मन था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन जब बीजेपी में आ गए तो बीजेपी में आने के बाद उनके विचारों में तब्दीली आ गई, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो तो एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की एक नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया है। तो जो पार्टी संगठन, जो बीजेपी हाईकमान जो उनको जिम्मेदारी देगा, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। तो बीजेपी ने उनको अब सिरसा लोकसभा सीट का उम्मीदवार बना दिया है। तो अब देखना यह है कि क्या डॉक्टर अशोक तंवर अपने यहाँ पुराने जो साथी रहे हैं, जो कांग्रेस में रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे? क्या वो बीजेपी के जो यहाँ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या उनका साथ ले पाएंगे? क्या बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनका तन मन धन से सहयोग करेंगे? क्या सुनीता दुग्गल उनको चुनाव में सहयोग करेगी? तो ये एक ऐसे सवाल हैं कि इस पे आने वाला वक्त ही जवाब देगा। लेकिन यह तय है कि अब कांग्रेस का कौन उम्मीदवार सामने आता है, उससे पता चल पाएगा कि अशोक तंवर कितने पानी में हैं, क्या वो कमल खिला पाएंगे। अगर सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला बड़ा
दिलचस्प होगा, क्योंकि जो कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहे दोनों, वो आमने सामने होंगे अगर कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में उतरती है तो। अब देखना यह है कि कांग्रेस किनको चुनाव मैदान में उतारती है। क्या चरण सिंह रोड़ी को चुनाव मैदान में उतारेगी, या डॉक्टर सुशील इंदौरा को चुनाव मैदान में उतारेगी, या शीशपाल केहरवाला को चुनाव मैदान में उतारेगी। तो अब देखना यह है कि होगा क्या आगे, उसके आधार पर ही तय होगा कि अशोक तंवर का राजनीतिक भविष्य कैसा रहता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर नए किसी मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, परिचितों को, और ये चैनल अगर परत दर परत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम शो करें करंट मुद्दों पर तो उसको यूट्यूब पे आप देख सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, उसको परख कर देख सकें उस निष्पक्ष विश्लेषण को, और आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।